एक और गीत मेरा ख्याल है लगाएंगे, लेकिन उस गीत से पहले क्योंकि अभी हम जिस शायरा का जिक्र कर रहे थे फरखंदा रिजवी, उनको हम ऑनर भी लेना चाहेंगे। रेडिंग से हैं इंग्लैंड से, तो उनके कुछ अशार में पेश करूंगी और उसके बाद एक गीत सुनाएंगे और इस दौरान कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता हो जाए। जी, उनकी गजल के चंद अशार हैं कि सदाओं से अकीदत का असर दिखला गई मुझको, सदाओं से अकीदत का असर दिखला गई मुझको, अचानक दूर से आवाज एक चौंका गई मुझको, किसी के सामने अपनी गरज का फिर ख्याल आया, किसी के सामने अपनी गरज का फिर ख्याल आया, जमाने की अदा एक बार फिर से भा गई मुझको, और सभी पत्थर के होते हैं सवालों को यहाँ सुनकर, सभी पत्थर के होते हैं सवालों को यहाँ सुनकर, तुम्हारी खामोशी फिर बात ये समझा गई मुझको। अकड़ कर देखती थी, शेर गौरतलब है और अच्छा है, अकड़ कर देखती थी मैं गली में जिस बेकारन को, तरसती आंख से वो देख कर तड़पा गई मुझको। वाह क्या बात है। और मेरी नजरें भी अब के आसमां की सिमत थी, लेकिन मेरी नजरें भी अब के आसमां की सिमत थी, लेकिन बरस कर रेगिस्तानों पर घटा तरसा गई मुझको। और मुझे भी थी जमाने से शिकायत यूं तो फरखंदा, मुझे भी थी जमाने से शिकायत यूं तो फरखंदा, किसी को देखकर थोड़ी मुरव्वत आ गई मुझको। तो आइए चलते हैं, एक गीत सुनते हैं और उसके बाद हम फरखंदा को लाइव ऑन एयर लेंगे। उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आएगा। तो प्रोग्राम में उसके बाद हमें आप भी कॉल कीजिएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी हम उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आया इसके अलावा 40 किताबों पर तबसरा और इजहार ख्याल कर चुकी हैं। पाक-ओ-हिंद और बरतानिया से निकलने वाली कई मैगजीन में बाकायदगी से अफसाने और शायरी भी लिखती रहती हैं। और इसके अलावा इनकी जो निगारिशात हैं वो अक्सर औकात मुख्तलिफ अखबारात में भी शाया होती हैं। बहुत मेहनत करती हैं, एक मारूफ शायरा हैं, राइटर हैं और अच्छी दोस्त भी हैं, अच्छी हस्ती भी हैं। तो लीजिए बाकी हम खुद उनसे पूछते हैं बात करके। अस्सलाम वालेकुम फरखंदा। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो खुश आमदीद कहती हूँ मैं आपको अपने प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने इतनी इज्जत से मुझे यहाँ पे अपने एक थोड़ी सी भी जगह देने की कोशिश की। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि आज आप पहली बार मेरे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। जी तो क्या हाल चाल है, पहले तो ये बताइए। बस अल्लाह ताला का शुक्र है। आपके उधर मौसम कैसा चल रहा है? मौसम बस आज थोड़ी सी कुछ शाम की सर्दी है, सुबह तो ठीक ही था मौसम। मौसमों का क्या पूछते हैं वो कहते हैं ना कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बाहर के मौसम जैसे मर्जी हो। तो अल्लाह का शुक्र है कि इधर दिल का मौसम बहुत अच्छा है। जी हाँ। अच्छा, आप शायरी भी करती हैं, इसके अलावा नस्र भी लिखती हैं, और जो सबसे अहम बात यह है कि दूसरों की किताबों पर तबसरा करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, जो आप बड़ी खूबी से अंजाम दे रही हैं। तो मैं इस पे थोड़ा सा आपसे कुछ चाहूंगी कि आप इज़हार ख्याल करें कि ये ख्याल आपको कब और कैसे आया? ये एक बड़ी छोटी सी और मुख्तसर सी बात मैं कहूँगी कि जब कोई इतनी मेहनत से अपने हाथ में कलम पकड़ता है और हमारे लिए इतना कुछ लिख देता है कि इसका अंदाजा नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम उन सब अदीबों के लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए जो हमारी तरह नए भी हैं और उनका सफर भी इतना पुराना नहीं होता। अगर हम उनकी थोड़ी सी हौसला अफजाई करेंगे तो यकीनन उनके कदम रुकेंगे नहीं, ये मुसलसल चलते रहेंगे और अदब की हिम्मत होती रहेगी। बहुत खूब। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये कोई आसान काम नहीं है कि आप किसी की तहरीर पर या किसी की तख्लीक पर आप अपने अल्फाज में कुछ कहें, क्योंकि ये भी होता है कि कहीं कहीं कोई नाइंसाफी ना हो जाए किसी के साथ, या फिर बहुत ज्यादा तारीफ ना हो जाए, एक बैलेंस रखना पड़ता है ना। आपको एक बात बताती चलो
अपने चंद लफ्जों में मैं हक तो नहीं अदा कर सकती उसका। लेकिन फरखंदा, जब आप लिख रही होती हैं आपको ये होता है ख्याल कि अगर मैंने कोई तनकीदी, जाहिर है तबसरे का मकसद ही यही होता है कि उसमें तनकीद भी शामिल होती है, जरूरी नहीं कि आप तारीफों को ही पुल बांधे, तो उसमें ये होता है कि आपको कहीं कोई कमी, कोई झोल नजर आया तहरीर में तो आप उस पे उसी तरह तनकीद करती हैं। बिल्कुल तनकीद भी करती हूँ, और तनकीद मेरा ख्याल है कि तनकीद से राहें हमवार होती है। जो कहते हैं कि मुस्बत हो, अगर हम कंस्ट्रक्टिव तारीफ लिखेंगे तो जो अच्छा नहीं भी लिखा होगा या जिसने नहीं लिखा होगा अच्छा, तो वो खुद को बहुत एक अपने कलम में इतनी ताकत समझने लगता है कि शायद उसके बाद दूसरी दफा कोशिश करे तो वो नहीं लिख पाएगा जो उसने पहली दफा लिखा होगा। तो मेरी कोशिश होती है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि तनकीद सबसे पहले आती है, तारीफ बाद में आती है। और ये हक अदाई है हमारी कि हम जितनी किताबें हमारे पास आती हैं तो उनके लिए कुछ ना कुछ लिखते रहे ताकि ये अदब जो है चलता रहे, और ऐसे ही आने वाले जो हमारे बाद भी आने वाले हैं उर्दू को फरोग मिलती रहे। बहुत खूब। और इससे देखें इंसान को मजीद संवरने का मौका भी मिलता है। बिल्कुल आप अपना मुहासबा भी फिर करते हैं। अगर आपकी तारीफें ही होती रही तो फिर आपको ये कभी भी एहसास नहीं होगा कि आप कहीं कुछ आप में कोई कमी है। बिल्कुल सही बात है, नहीं इस चीज से मैं मुतफिक हूँ, और मैं कोशिश यही करती हूँ कि अगर कभी मैंने कुछ गलत लिखा या किसी के बारे में कुछ किसी को लगा तो वो मैं अपना नंबर हमेशा छोड़ती हूँ उस किताब के जो भी मजमून लिखती हूँ कि मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। किसी को बुरा तो नहीं लगा आज तक? ऐसा हुआ? आज तक नहीं लगा, लेकिन आने वाले वक्त का कुछ पता नहीं होता। सही बात है, अपनी अपनी हर एक की तबीयत होती है, कुछ लोग तनकीद बर्दाश्त कर लेते हैं। मेरा क्या कहना है, तो आजकल मेरा ख्याल है किसी के पास वक्त नहीं है किसी के लिए कुछ लिखा नहीं। वही तो मैं कहती हूँ कि आप बहुत बड़ा काम कर रही हैं ये, और अदब की बहुत बड़ी खिदमत है ये। इतना वक्त निकाल के किसी की किताब पे तबसरा करना ये बहुत बड़ा काम है। मुझे अंदाजा है क्योंकि इतनी मसरूफ जिंदगी में से इतने लम्हे भी निकालना कि उसको पढ़ना पहले, उसको समझना और फिर उस पे तबसरा करना। और सबसे बड़ी बात यह है जिसके लिए लिखा जाता है शायद ही वो पढ़ते होंगे, अगर दूसरे लोग पढ़ते हैं तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो इससे ज्यादा हौसला अफजाई भी होती है हमारी, और खुशी होती है कि हम बार बार फिर कलम उठाने। मैंने पढ़ा था अपना। आपने पढ़ा? तो बहुत मेहरबानी है कि आपने कम पढ़ा और इकरार किया। कुछ लोग इकरार भी नहीं करते, कहते हैं कि ठीक है लिखा होगा, और बकायदा एक कॉपी भी भेजनी पड़ती है। ये तो बहुत ज्यादा है कि एक तो आप लिखे और ऊपर से यादें आने के लिए कॉपी भी भेजे। एक कॉपी भेजते फिर हम कहते हैं ये देखिए हमने आपके लिए कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए। फरखंदा भी आपसे कुछ कलाम भी सुनेंगे, लेकिन क्योंकि कमर्शियल ब्रेक बहुत जरूरी है तो हमारा 107.2 आवाज एफएम से एक बार फिर राहत साहिद आप सबको खुश आमदीद कहती है। प्रोग्राम रूबरू आप समाज फरमा रहे हैं। इस वक्त 7:34 हुआ जाते हैं। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर ठीक 9 बजे तक, और आज का ये तमाम प्रोग्राम पेश किया जा रहा है आपकी खिदमत में वीआईपी टेस्ट के ताउन से। वीआईपी टेस्ट जो हर किस्म के लजीज खाना मिठाइयों का मरकज है, जहां खुशगवार माहौल में बैठकर खाने की सहूलत भी दस्तयाब है। और आप शादियों का सीजन है तो शादियों के लिए भी उनसे राब्ता कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 433911 और एड्रेस है 623 कैदकार रोड। राधा जी साहब, हम अब चलते हैं हमारी जो मेहमान इस वक्त उन्होंने खंदारसी साहिबा की जानिब, तो सामीन हम चलते हैं वापस उनकी जानिब और उनसे कलाम भी सुनते हैं। जी फरखंदा जी। हाँ जी, आपके ये 2 अशार और मैं सुनाना चाहूंगी। वैसे तो आप खुद अपना कलाम सुनाइएगा, लेकिन मुझे अच्छे लगे कि गम के इजहार पे पाबंदी है, गम के इजहार पे पाबंदी है, शिकवाए यार पे पाबंदी है, दुश्मनी की है इजाजत सबको, दुश्मनी की है इजाजत सबको, जिक्र अगयार पे पाबंदी है। और एक शेर और के नफरतें सबके लिए हैं जायज,
नफरतें सबके लिए हैं जायज, उल्फत व प्यार पे पाबंदी है। ये तो दुनिया का दस्तूर है वैसे। बिल्कुल सही आपने अक्कासी की इसमें जी। तो फखदा आप क्या सुनाएंगे हमारे सामीन को? वैसे हमारे ये को प्रेजेंटर राना जज साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं आपको बताती चलूं, वो भी सुन रहे हैं। जी और आप जो कहेंगी, अगर आप गजल सुनना चाहेंगे गजल सुना देते हैं। अगर मेरी वैसे एक रिक्वेस्ट है आपको जी कि मेरी अभी अफसानों की एक किताब जो है अभी जो आई है, उसमें एक मुख्तसर सा बहुत अच्छा अफसाना है जी, जिसकी मुझे काफी फीडबैक मिली है। ओके, तो मैं चाहूंगी कि आपको ठीक है आप वो लेकिन उसमें से बस हाँ थोड़ा सा ठीक जरूर इक़्तिबास। जी बिल्कुल। ये अफसाना है, इसका उन्वान है मासूम निगाहें। मासूम निगाहें। लम्हे तो गुजरते ही जाते हैं, ये हम पर है कि इन्हें कैसे समेटे। जब वक्त को उंगलियों पर गिनने लगे तो सफर खत्म होने में और मुश्किल होने लगती है। हर सुबह को खूबसूरत और चमकते देखने का हर शख्स मुतमन्नी होता है। कई रोज से मैं भी एक राह से गुजर रही थी जहां हजारों की तादाद में गाड़ियों का तांता, लाखों लोगों का हजूम और फिर गजब की गर्मी। खुदा खुदा करके दिन खत्म हुआ तो शाम को समंदर से आने वाली हवाएं गर्मी से झुलसे चेहरों पर रौनक ले आती। मैं आज एक बार फिर इस शहर में थी जिसे कभी रोशनियों का शहर कहा जाता है। वो रोशनियां कहीं खो चुकी थी। शाम ढलते ही शहर अंधेरों में डूब जाता। बिजली का कहरार, लोगों के चेहरों पे मायूसी के बादल, हर चेहरा खुली किताब की माने जिसे पढ़ने में आसानी नजर आती। कभी हम पुरानी राहों से गुजरते, कुछ ख्वाबों से देखने लगते हैं, किसी के दुख बांधने के, किसी के चेहरे पर खुशियां बिखराने के लिए। ऐसे में फिर वो कुछ चेहरों पर बिला वजह हमारी निगाहें मरकूज होकर रह जाती हैं। हम न चाहते हुए भी इसी भीड़ में कुछ ढूंढने निकल खड़े होते हैं, जबकि हमारा किसी से कोई ताल्लुक तक नहीं होता। मैं भी आज एक ऐसी ही राह से गुजरते गुजरते किसी की तलाश में थी जो कुछ दिन पहले मेरी चलती गाड़ी को ट्रैफिक पर रुकते देखकर मेरे करीब चला आया था। उसकी हालत गुर्बत का मुंह बोलता सबूत थी। मैं एक ऐसे बच्चे की बात कर रही हूँ जिसकी उम्र लगभग 11 साल होगी। उसका हाथ तो मेरे आगे उठा हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक चमक उन ख्वाबों की जो वो हर सुबह जागने से पहले देखता होगा। मुस्कुराहट होंठों को कुछ और गहरा किए हुए। मेरी निगाहें उसके हाथों से, आंखों के हाथों से, आंखों और होंठों की मुस्कुराहट पर जम कर रह गई। वक्त की गर्दिश उसके चेहरे पर यूं थमी कि मैं कुछ हैरान होकर रह गई। मैंने उसकी हथेली पर कुछ रखा भी नहीं कि सवाल कर डाला जिसका शायद मुझे कोई हक भी न था। क्या तुम जानते हो भीख मांगना कितना गुनाह है? मेरा बेखुदी में ऐसा कहना उसे भी हैरान कर गया। मेहनत बहुत बड़ी इबादत है। मेरी रवानगी सवालों में देखते हुए वो और मुस्कुरा दिया, कुछ बोला नहीं। क्या मुसलमान हो? मेरा एक और सवाल तैयार था उसके लिए। उसने इधर उधर देखा, हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पे फैलाई और बोला, नहीं मैं हिंदू हूँ। सवाल करने के बाद दिल ही दिल में मैं कहीं शर्मिंदा होने लगी। उसके जवाब ने मुझे चौंका दिया। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम किशन है। उसने मासूमियत से अपना जवाब मुकम्मल किया। मुझे अपने बेहंगम से सवाल पर बहुत गुस्सा आया, मगर इस गुस्से को छुपाते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं। दुनिया का हर मजहब एक अच्छी तबलीग सच की हदायत भी करता है। भीख मांगना गुनाह है। न जाने क्यों मुझे उसकी मासूमियत लूट ले गई। मेरा दिल चाहने लगा कि मैं उसके सब दुख बांट लूं। आंखों में छुपी मायूसी को वाजे है कि खाली हाथ होने पर भी वो मुतमिन था। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी कि कुछ देर के लिए मैं मदहोश सी होकर रह गई। कुछ देर में इशारा खुला और मैं कुछ दिए बिना गाड़ी को सड़क पर भगाती दूर निकल गई। घर पहुंचने पर भी उसकी मुस्कुराते लब मेरी निगाहों में बसे रहे। ऐसे ही
गुजरते वक्त की धूल में इस वाक्य को कुछ कुछ भूल चुकी थी, मगर अचानक एक दिन मेरी राह का इंतहा फिर वही हुआ। ट्रैफिक सिग्नल से कुछ दूर अभी खड़ी थी कि मुझे वो मुस्कुराती आंखें आसमान की वसतों में दिखाई देने लगी। अभी अपने ख्यालों की इस जंग में मदन थी कि लाल बत्ती होते ही गाड़ी रुक सी गई। क्या देखती हूँ, वही बच्चा मेरी गाड़ी की खुली शीशे के करीब आ खड़ा हुआ। एकदम से उसने भी मेरी तरह मुझे पहचान लिया। वही मुस्कुराहट होंठों को छूने लगी। मैंने उसकी आंखों में अपने लफ्ज तैरते देखे। उसने कुछ कहे बगैर अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर भीख मांगने को नहीं, हाथ मिलाया। फिर माथे पर ले जाकर सलाम किया और मुस्कुराता हुआ भीड़ में गुम हो गया। मैं अभी इसी सोच में डूबी थी। मुझे लगा जैसे मैं इसके लिए अहम सी हूँ। घर जाकर यकीनन उसने मुझे सोचा होगा, मेरी बात को पहलू से बांधा होगा, मगर वो किसी अच्छे वक्त की तलाश में था शायद। मेरा दिल भी उसकी आंखों को रोशनी बनाकर मुस्कुरा उठा। सचमुच तब वो मुझे बहुत प्यारा लगा। कभी कभार इंसान चाह कर भी मजबूरी के भंवर से नहीं निकल पाता। आज मुझे एक बार फिर अपना वतन छोड़ना था। मेरी छुट्टियां इतनी जल्दी गुजर गई। जब भी मैं कभी वापस आना चाहती, मैं 2 दिन पहले अपने प्यारों से बहाने लड़ना शुरू कर देती। सब मेरी इस कमजोरी से वाकिफ थे। जब वक्त करीब आता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा न लगता कि अपनों से दूर जाऊं, मगर क्या करती। कुछ अपनों से जुदा होती तो कुछ अपनों को इंतजार में पाती। इसी उदासी को साथ लिए मैं एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। वही जगह मुझे परेशान करने लगी। मेरा दिल चाहने लगा कि काश वो मुझे एक बार फिर नजर आए। मेरी निगाहें हर उस बच्चे में उसे तलाश करती नहीं रही। बहुत से बच्चे उसकी तरह उसी हालत में दुखों को बुलाए मुख्तलिफ गाड़ियों के करीब आते जाते रहे। मैं उसके चेहरे में उस बच्चे का चेहरा तलाश करती रही। शायद वो कहीं दूर खड़ा मेरी गाड़ी के जाने के इंतजार में हो, ऐसा मेरा ख्याल था। शायद बार बार निगाहें मिलाने की शायद इसमें ताब न थी। आज मेरा दिल मुझे कहता रहा कि हो सकता है उसने मेरी बात मान ली होगी। मैं इस मासूम को इन फूल बेचने वाले बच्चों की कतारों में देख रही थी। अभी वो अपनी मुस्कुराहट से सुरख गुलाब की कलियां लिए गाड़ी के पास आ खड़ा होगा और मुस्कुराते होठों से कुछ ना कुछ कहकर भी बहुत कुछ समझा रहा होगा। मैं सोचूं कि एक लंबी सड़क पर तन्हा सफर करने लगी। इससे पहले कि मेरा सफर तवील हो जाता, मेरे पीछे खड़ी गाड़ी के हॉर्न ने मुझे चौंका दिया। सबज बत्ती कब की ऑन हो चुकी थी। तब मैंने एक झटके के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाया, मगर मेरा दिल बहुत उदास था। मैं लौट तो आई हूँ, मगर वो निगाहें, उसकी मुस्कुराहट, उन हाथों की खुशबू मेरे हाथ में आज भी है। कई दिन से गुजरने पर भी मैं उससे न बोल पाई। एक अनजानी सी रोशनी मेरी आंखों को चुंधियाने लगी। वो यकीनन मुझे फिर मिलेगा। तब तक उसे मेहनत करने आ गई होगी। उसके हाथ मेहनत से फौलाद के बन चुके होंगे। तब वो मेरे करीब आकर मेरे हाथ पे हाथ रखेगा। वही हाथ माथे पर लेकर जाकर सलाम करेगा। तब उसकी हंसती मुस्कुराती आंखें मेरे दिल में फिर से उतरने लगेंगी। तब वो एक फहर से मेरे सामने से गुजर जाएगा। मैं कभी भी भूल नहीं सकती वो मासूम निगाहें। ये मेरा एक मुख्तसर सासाना था। बहुत खूब, उम्मीद करती हूँ बहुत ही वाज़ेह करता है, किया होगा। बहुत अच्छा था। और आपने जिस तरह उसमें अपने एहसासात कलमबंद किए हैं, इसमें आपने सच्चाइयाँ जो हमें आए दिन नजर आती हैं अपने मुल्क में जब जाएं, तो हमें वहाँ गलियों में रोड पर इस तरह के कई बच्चे नन्हे नजर आते हैं जो जिनकी उम्र नहीं है ये सब करने की, लेकिन वो कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। कभी कभार ऐसे लोग कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाते हैं, मगर उनकी मासूमियत को देख के सब कलम नहीं उठाते। और मैं कोशिश करती हूँ कि जब कभी ऐसी राह से गुजरूं या कहीं पे कोई वाकया
मेरी नजर से गुजरता है तो मैं उसे कलम बंद करने की कोशिश करती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत खूब। और सच्चाई पे बयान जो भी तहरीर होती है, मुश्तमिल होती है, वो यकीनन बहुत देर पर असर छोड़ती है। लेकिन मैंने इस अफसाने का रिस्पॉन्स मुझे बहुत आया और बड़ी खुशी हुई। और मेरी किताब में से कहते हैं ना, एक लिखने वाला तो एक किताब लिख लेता है, मगर उसके अंदर से किसको क्या पसंद आता है, सब अपनी अपनी पसंद की चीजें चुन लेते हैं। तो मगर जब मैंने इसकी सारी जितनी मुझे फीडबैक मिली, राहत, मुझे बहुत खुशी है कि इस किताब की मुझे फीडबैक वाकई बहुत अच्छी आई। मगर कुछ अफसानों की बहुत ज्यादा आई तो खुशी हुई कि कम से कम खुद को लगा कि मेहनत वसूल होती है। सही बात है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और अल्लाह ताला आप को मजीद और आपके कलम में ताकत दे कि आप इस तरह की और कहानियां भी लिख सके। दुआएं तो चल रहे हैं जी। हमारे राना जज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे फरखंदा साहब आपकी ये अफसाना सुन के याद आ रहा है किसी का कहना कि गए दिनों के दरीचे सजाने लगते हैं, हम अपने हाल को माजी बनाने लगते हैं, वो कौन है जो इन्हें खेलने नहीं देता, ये कम सिनी में जो रोजी कमाने लगता है। क्या बात है। हमारे राना जज साहब कमाल रखते हैं इस बात में कि ये हस्बे मौका ऐसा इन पे आमद होती है जो बिल्कुल हस्बे मौका अशार की। माशाल्लाह ये होता है कि ये एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफा है, ये वस्फ है वाकई इनमें। मगर ये आप नहीं कह सकते कि आप खुद कुछ कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आता है अल्लाह की तरफ से, ये खुद ब खुद होता है। सही बात। तो फरखंदा अब कुछ कलाम भी अता की। बिल्कुल, मैं अपनी एक गजल आपको सुनाना चाहूंगी जी, इरशाद। जो कि अभी मेरी आने वाली किताब जो है उसमें शामिल की जाएगी। मेरा बिल्कुल नया कलाम है ये। जी। कागजी फूल की सूरत है मोहब्बत उसकी। वाह, कागजी फूल की सूरत है मोहब्बत उसकी। कागजी फूल की सूरत है मोहब्बत उसकी, फिर भी करती नहीं एहसास में चाहत उसकी। वाह। कभी जीने नहीं देता तस्वुर उसका, कभी मरने नहीं देती मोहब्बत उसकी। वाह। कभी जीने नहीं देता तस्वुर उसका, कभी मरने नहीं देती मोहब्बत उसकी। बहुत खूब। ऐसे वैसों को वो हातिम में कहाँ लाते हैं, ऐसे वैसों को वो हातिम में कहाँ लाते हैं, खुश नसीबों पे ही होती है अनायत, खुश नसीबों पे ही होती है अनायत उनकी। वो अगर चाहे तो मुर्दों को जिला देता है, वो अगर चाहे तो मुर्दों को जिला देता है, देखने वालों ने देखी है करामत उसकी। वाह, क्या क्या। देखने वालों ने देखी है करामत उसकी। मोम होता ही नहीं, मोम होता ही नहीं जबकि वो पत्थर का सनम, मोम होता ही नहीं जबकि वो पत्थर का सनम, फिर भी देखेंगे कभी करके इबादत उसकी। फिर भी देखेंगे कभी करके इबादत उसकी। ये मेरी सच्ची मोहब्बत का करिश्मा ही तो है, ये मेरी सच्ची मोहब्बत का करिश्मा ही तो है। पहले ऐसी न थी अब जैसी है हालत उसकी, पहले ऐसी न थी अब जैसी है हालत उसकी। उससे इंसाफ की उम्मीद न रख खंदा, उससे इंसाफ की उम्मीद न रख खंदा, अदल उसका है सपा उसकी अदालत उसकी। वाह। अदल उसका है सपा उसकी अदालत उसकी। कागजी फूल की सूरत है मोहब्बत उसकी। वाह जी वाह, बहुत क्या कहने। बहुत बहुत अच्छे इरशाद। शुक्रिया। और आप अपना तखल्लुस खंदा यूज करते हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि शायर जब तक तखल्लुस नहीं लगाता वो शायर नहीं होता। ये तो है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, मैं कहती हूँ कलाम में ताकत होती है तो खुद बहुत अपना आप मनवा लेता है। बिल्कुल सही बात है। और माशाल्लाह से जी आपने अपने जो खूबसूरत लफ्जों से अपना कलाम में भी जान डाली और आप तखल्लुस भी अब थोड़ा सा डिफरेंट कर लिया है। फरखंदा से आपने खंदा, खंदा पेशानी से शुरू कर जी। तो अब कोई नज़म भी
پیش لیجیے. اگر آپ نے نظمیں بھی بہت اچھی اچھی کہی ہیں. بس پہلی جو جتنی دونوں کتابوں میں ہی ایک سوچ تھی، کیونکہ جب تک کہتے ہیں نا کہ آپ کی تحریر میں کوئی میچورٹی نہیں ہوتی جی، تو پھر ہم اپنا آغاز جو ہے نظموں سے ہی کرتے ہیں. ویسے آپ خود کیا لکھنا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ میں ویسے جو ہے نا زیادہ تر نظم پسند کرتی ہوں. نظمیں آپ نے پہلے، کیونکہ آپ کے جو شعری مجموعے ہیں جی نظمیں زیادہ، تو اس میں فرق نہیں پڑتا رہا تو سے کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. یہ آپ کے اندر ہوتے ہیں، یہ آپ کے لفظوں کی ترجمانیاں ہیں. جی بالکل. بعض اوقات آپ کے اندر کا یہ ہوتا ہے شوق. جس طرح مجھے زیادہ مطلب میں غزل پسند کرتی ہوں لکھنا، لیکن میں نظمیں بھی میں نے بلکہ اب دوسرے مجموعے میں نظمیں زیادہ شامل کی ہیں. لیکن پرسنلی اگر آپ مجھے پوچھیں تو مجھے غزل کی جو صنف ہے اس سے شروع سے ہی بڑا پیار ہے. یہ ہے کہ آپ جس چیز پہ نکل جاتے ہیں قدرتی ہوتی ہے. یہ کبھی آپ خود کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہو. جی کہ کبھی غزل میں چلے جاتے ہیں، کبھی نہیں. اظہار کے بس طریقے ہیں، مختلف جی طریقے ہیں. اور غزل کو کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں نظم میں آپ ذرا تسلسل سے ایک چیز اس کو شامل کر دیتے ہیں. جی بالکل. میں اپنی آپ کو ایک نظم ہے دریچہ، جی تو یہ سناتی چلو. دریچہ جب بھی کھلتا ہے میرے ویران کمرے کا، تو میلوں دور سے پہچانی خوشبو ہوا کے سنگ اڑ کر آ کے کمرے میں لپٹ جاتی ہے مجھ سے، سما جاتی ہے سانسوں میں، تو دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دل کی، امنگیں جاگ پڑتی ہیں، چمک اٹھتے ہیں آنکھوں کے ستارے، فروزاں پھر سے ہو جاتی ہے شمع زندگی کی. یکا یک ہی میری فکر اس موضوع پہ چلی جاتی ہے، مجھ کو اڑا کر اور رلا کر سمندر کے کنارے چھوڑ دیتی ہے، جہاں ہر کوئی خوشبو کی ایک ایک کلی سے لپٹا ہوا وہ لمحہ مجھے باہوں میں لے کر سناتا ہے محبت کے دل کے ترانے. نہ جانے کب تلک میں یوں ہی رقصاں خود اپنے آپ میں ہو جاتی ہوں گم، مگر جب بند ہوتا ہے دریچہ اداسی پھر جکڑ لیتی ہے مجھ کو. بہت سی آپ کے کلام میں، آپ کی تحریر میں اداسی کا عنصر بہت زیادہ ہے. شاعر میرا ہے اداسی. میں نے اپنا پہلا شعری مجھے اداس کری ہے، تو سب مجھے کہتے تھے، لیکن میں نے کہا اصل میں وہ جب اپنے وطن کو چھوڑ کے آنا، وہاں جو رشتے ناتے ہیں ان سے دوریاں، وہ سارا کچھ وہ اداسیاں شامل ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا بڑا غلط کانسیپٹ ہے اس چیز پہ کہ صرف محبت کی جائے. ہاں یہ تو اکثر ہوتا ہے. ہم محبت ضرور کرتے ہیں لیکن بہت اپنے ہر رشتے سے کرتے ہیں. فرخندہ جو شاعرات ہیں ان پہ تو یہ اور بھی زیادہ الزامات لگتے ہیں، بلکہ دوسرے ٹوہمے رہتے ہیں کہ بھائی ضرور کوئی چکر ہوگا، ہے نا. یہ بات آپ نے بہت، بھائی میں تو سچائی سے کہہ دیتی ہوں، مجھے یہ نہیں ہوتا. اس کا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اسی لیے تو ہماری جیسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے؟ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس ٹائپ کا ہے، جس طرح کی تھنکنگ ہے، بہت سی شاعرات منظر عام پر نہیں آتی ہیں اسی لیے، اور وہ کھل کے اظہار بھی نہیں کر پاتی. جی اگر آپ بھی جائیں تو وہ کھل کے اظہار نہیں کر پاتی ہیں اپنے جذبات کا، کیونکہ محبت کے لفظ جو ہے نا وہ بڑے کٹن ہے. جی وہ بہت بڑی ایک سزا بن جاتا ہے ان کی. بالکل. میں نے اپنی پہلی کتاب تھی اس میں ایک نظم لکھی تھی جو وہاں پہ پاکستان کے اندر جب اس کی تقریب ہوئی تو بہت دفعہ سنی گئی. وہ تھی کون آئے گا. کون آئے گا میں آپ کو سناتی چلو. جی. اٹھی جو نظریں چاند پر، ابھی محبت کا ذکر ہوا تو اس میں میں نے ذکر محبت کا کیا، لیکن اس ایک کردار میں جو کردار ہے وہ دنیا کا سب سے خوبصورت کردار ہے. آپ سنیں گی تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا.
اٹھی جو نظریں چاند پر ایک داغ نظر آیا، اتنا پیارا پیارا سا، چہرے پہ صدیوں کی تھکاوٹ، آنکھوں میں انتظار کی لو، تھکے تھکے ہاتھوں میں دعاؤں کی تسبیح، لرزتے لبوں پر ملنے کی دعائیں۔ یہ کون ہے جو چاند میں رہتا ہے؟ اس میں ایک ماں کا چہرہ ہے، رہتی ہے جو اس میں عمر کے کافی حصے میں، انتظار کی لو جلائے، اداس راہوں کو تکتی ہے، اپنے دل کے ٹکڑوں کے لیے آج بھی دعائیں کرتی ہے۔ کوئی تو آئے یہ دیپ جلائے، ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر پیار جتائے، اپنی باہوں کا سہارا دے کر سجدے سے تو اٹھائے، مگر کون آئے گا پھر کل کے انتظار میں چاند کے ساتھ صبح کے اجالے میں چھپنے لگتی۔ یہ ایک بہت خوب خیال تھا، ایک اس ماں کا جو اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہے۔ بالکل، بہت اچھے طریقے سے آپ نے نظم کا روپ دیا ہے، اور یہی کہتی ہوں کہ محبت کے روپ ہے، بے شک صرف ایک روپ پہ آ کے غزل لکھنے والا یا شاعر ایک رکتا نہیں ہے۔ یہ ہمارے دل کی عکاسی ہے کہ ہم ہر رشتے کو ان لفظوں میں باندھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تو ایسا جذبہ ہے اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے انسان کو۔ یہ اور بات ہے کہ کون سے انسان اس کو کس طرح محسوس کرتا ہے، بالکل تو کچھ اسے شدت سے محسوس کرتے ہیں اور اپنے اپنے روپ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہوتے ہیں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی میں ان تعلقات کو نبھاتے ہیں۔ جی بالکل تو بہت اچھا لگا فرخندہ آپ سے، بہت شکر گزار رہا آپ کی اور آواز ریڈیو والوں کی اور تمام ٹیم کی، اور یہ میرے محترم بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کم از کم بڑی کیا کہتے ہیں محبت سے سنا، بلکہ سہا مجھے بہت شوق سے شاعری کا بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں، پر وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو کم از کم لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ ان کے قدم آگے بڑھتے رہیں اور قلم چلتے رہے، ادب کی خدمت ہوتی رہے۔ بے شک، اور انشاءاللہ رابطہ رکھیے گا، بہت گاہی بگاہی ہمارے پروگرام میں آتے رہیے گا۔ بالکل انشاءاللہ، تو اگر آپ دیتے رہیں گے تو آتے رہیں۔ بالکل ضرور، کیوں نہیں، موسٹ ویلکم۔ ہمارے دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے، مشہور ہستیاں جو بھی ہیں ہمارے بڑے سینئرز ہیں، ان کو ہمارے لیے تو وہ ایک طرح سے ظاہر گائیڈنس کا کام دیتے ہیں، جی ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، لیکن جو ہمارا اپنا لوکل ٹیلنٹ ہے اس کو بھی ہمیں بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو یو کے میں ہمارے چاروں طرف اتنے کیا لیں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اتنے بہت ہی باصلاحیت ہستیاں جو کہ رائٹرز بھی ہیں، پوئٹس بھی ہیں، اور بھی بہت سے ان میں ہیں گن۔ تو اسی طرح ہے، ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے ہمیں، اور یہ کام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ بہرحال ہمیں یہ پلیٹ فارم ملا ہوا ہے آواز FM کا، تو اس سے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں آپ جیسی باصلاحیت ہستیوں کو، تاکہ سب کے سامنے لائیں اور ملائیں۔ آپ تو ماشاءاللہ پہلے سے ہی خاصی معروف ہیں، لیکن ہماری گلاسگو والوں نے بھی چلیے آج آپ کو متعارف کرایا آپ نے، تو انشاءاللہ رابطہ رہے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، سب کو بہت بہت سلام کہیے گا، شکریہ بہت بہت، اللہ حافظ۔ سامعین، یہ تھے فرخندہ رضوی صاحبہ، اور گانا جیسا آپ کو مزہ آیا ہوگا، افسانہ بھی جو انہوں نے سنایا، اور کوئی کلام بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لکھتی ہیں۔ تو اب پھر سے بریک کا ٹائم ہوا جاتا ہے، اور یہ تو پھر آ گئی، اور یوں ہی آ جاتی ہے بریک، لیکن یوں ہی ہم بھی گزار دیں گے جلدی سے۔ تو سامعین چلتے ہیں چھوٹی سی کمرشل بریک کی جانب، اور بریک کے فوراً بعد آپ ایک گیت بھی سنیے گا۔ یہی گیت ہم کرتے ہیں فرخندہ آپ کے نام۔ مجھے اندازہ ہے آپ لوگ کالز کر رہے ہوں گے، لیکن
माजरत ही कर सकती हूँ कि हमारी इतनी अच्छी राइटर जो थी इस वक्त हमारे साथ थी, उनसे इंटरव्यू का सिलसिला चल रहा था, इसलिए ज्यादा कॉल नहीं ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए फिर से। अभी हम एक और हस्ती को भी लेने की कोशिश करेंगे। खैर चलते हैं ब्रेक की जानिब और उसके बाद गीत आप सबके नाम भी करते हैं।